नाजरीन जो है ना वो स्किन केयर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको कोई हल बताएं ना कि कैसे स्किन केयर को इम्प्रूवमेंट की जाए। ज़रूर क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है आजकल। लोग जो हैं वो सेहत से ज़्यादा अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, लुक्स मैटर्स अ लॉट। ये एस्थेटिक्स हैं क्या? एस्थेटिक में हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट्स करते हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान दिए बगैर। अच्छा, एस्थेटिक्स को लेके ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे आप देखिए, आपको मार्केट में एक 300 का भी साबुन मिलता है और एक आपको 3000 का भी साबुन मिलेगा। इसी तरह एस्थेटिक में भी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। आपने कहा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसी तो कोई चीज़ भी नहीं है जैसे कुछ ना कुछ तो मतलब साइड इफेक्ट रहता ही रहता है। हाँ, अगर आपने किसी नाड़ी से काम करवाया है तो आपकी फेशियल नर्व डैमेज हो जाए तो आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है। हाइड्रा फेशियल की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? स्किन के अंदर से सीरम गुजार के अंदर से सफाई कर ली जाती है स्किन की। इन सिंपल के आप बूढ़े नहीं नजर आएंगे। आपको जवान नजर आना है तो फिलर्स और बोटॉक्स आपके लिए एग्जांपल है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि बाल गिरते ही क्यों हैं। अक्सर लोग हेयर ट्रांसप्लांट बहुत जल्दी उम्र में करवा लेते हैं, 20 साल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट ड्रीम टू रियलिटी। स्किन केयर को लेके आप काफ़ी सारे परेशान थे, तो मैंने सोचा कि उसको लेके कोई हल कर दें आपके लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पलविशा पंकज। इनसे मिलते हैं और आपकी स्किन केयर के लिए कोई इनसे मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। तो नाजरीन जो है ना वो स्किन केयर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको कोई हल बताएं ना कि कैसे स्किन केयर को इम्प्रूवमेंट की जाए। ज़रूर क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है आजकल। लोग जो हैं वो सेहत से ज़्यादा अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, लुक्स मैटर्स अ लॉट। तो लोग इस पर बहुत ज़्यादा आजकल फोकस्ड हो गए हैं और बहुत लोगों की क्यूरीज होती हैं और बहुत क्वेश्चन होते हैं जो कि उनको नहीं पता चल पा रहे होते, और हर कहीं से हमको एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसीलिए आपने जब हमसे बात की तो मैंने यही सोचा कि एक ऐसी हम पॉडकास्ट करें जिसमें हम लोगों को बेसिक जो ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं आजकल, और उनके हमारे पास इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या, उस पर हम बात करेंगे। तो आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बुलाया ताकि हम भी अपना मैसेज जो है वो आम तक पहुंचा सकें और उनको पता लगे कि किस चीज़, कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए अच्छा और कौन सा ट्रीटमेंट उनके लिए अच्छा नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच। चलिए उस तरफ तो चलते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा आपकी एजुकेशन और डिग्रीज वगैरह को देख लेते हैं, क्योंकि पहले तो डॉक्टर सिंपल सिंपल से होते थे, आजकल तो डॉक्टर भी मुख्तलिफ निकल आए हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, इंट्रो करवा दें। बेसिक एजुकेशन तो मेरी बाकी है। देन जो मेरी ग्रेजुएशन है वो इसरा यूनिवर्सिटी अल हफीज़ मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की है और मैंने ग्रेजुएट किया है 2018 में। उसके बाद मैंने बिम्स में और सीमा रावलपिंडी में पहले अपनी इंटर्नशिप्स और देन मैंने जॉब की है सीमा रावलपिंडी में। उसके बाद मैंने पिंडी में काम करती रही हूँ डिफरेंट क्लिनिक्स में। देन फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड मैं वाकई में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनको ही देख रही हूँ, और बेसिक मेरी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, बट बेसिक जो हम इसको भी लेके चल रहे हैं, मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, प्रायर टू यूके की भी। लेकिन अभी जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करी हूँ वो एस्थेटिक है। आई एम सर्टिफाइड एस्थेटिशियन फ्रॉम रॉयल अकेडमी, और मेरे पास रॉयल अकेडमी की यूके की और यूएसए की सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें हम लोग बेसिक्स जो है इन्वेसिव टू नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स कर रहे थे। बट अभी हमारे पास प्लास्टिक सर्जन की भी एडिशन हो गई है हमारे क्लिनिक में, तो जो कि वाकई के लिए बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि वाकई में प्लास्टिक सर्जन नहीं थे। तो अब मेरा जो मेन रोल होगा वो बेसिकली अब क्लिनिक की एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और बेसिक जो प्रोसीजर्स होंगे वो हमारे डॉक्टर्स परफॉर्म करेंगे। वेल, प्लास्टिक सर्जरी आपको यकीनन याद होगी, मरियम साहिबा ने करवाई है, उसी से ही जो है ना वो ज़्यादा फेमस हुई थी प्लास्टिक सर्जरी। उसको लेके चलते हैं। ये एस्थेटिक्स हैं क्या? इसमें कौन सी ट्रीटमेंट आ जाती है? क्योंकि पहले तो सिंपल सैलून थे, बस क्रीम्स वगैरह लगाई और काम हो गया। अब इसमें बाकायदा ट्रीटमेंट आ गई है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऐसे है कि जो पहले सैलून का सेटअप था वो जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर का प्रोसीजर चल रहा था। मसाज कर दिया, और अक्सर स्किन को बर्न भी हो जाती थी। स्किन पॉलिशेस लगा लगा के आप देखें लोगों के चेहरों पे छाइयाँ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, और स्किन पे ब्लीच कर करके उनकी जल्द इतनी पतली हो चुकी है, अगर आप गौर से देखें तो उनकी ना आपको वेन्स नजर आएंगी, ब्लू ब्लू, जिसे लोग कहते हैं रगें नजर आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आसान जुबान में बात करूं। एस्थेटिक में हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट्स करते हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान दिए बगैर, मेडिकली मेडिकेशंस के साथ, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स के साथ आपकी जो स्किन है उसको नई जल्द बनाने का अमल किया जाए। स्किन को एंटी एजिंग यानी कि झुर्रियाँ छाइयाँ पड़ने से रोका जाए, अगर छाइयाँ तो उनको ठीक किया जाए,
और अगर आपकी स्किन पे कोई निशान है या एक्नी है उसको ठीक किया जाए। इसमें अगर हम बहुत फर्दर आगे जाएं तो फिर सर्जरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, और इसमें सिर्फ खूबसूरती के लिए ऐसे लोग जो बर्न हो जाते हैं, जो पूरे जल जाते हैं, या कोई ऐसा बचपन में चोट लगी उसका निशान है, तो उसके लिए सर्जरीज भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो एस्थेटिक बहुत वास्ट फील्ड है कि आप समझे कि एक छोटे से प्रोसीजर से लेके एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी तक आपका एस्थेटिक इन्वॉल्व होता है। एक्नी या छाइयाँ जो बनती हैं फेस के ऊपर, इनकी मेन रीजन क्या होती है? बेसिक जो छाइयों की रीजन है वो तो फार्मूला क्रीम्स बहुत ज्यादा लोग रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर एक हफ्ते बाद उसके जो नुकसान आते हैं, 3-4 महीने बाद वो कभी ना खत्म होने वाले नुकसान होते हैं। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है जिसे लोग एक्नी का कहते हैं, तो अक्सर सफाई का ख्याल ना रखना इसकी वजह होती है। हार्मोनल वजह भी होती है, लेकिन अक्सर एक ही पिलो जो है उनका जो कवर होता है उसको लोग महीनों तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जो सारी जरासीम गंदगी जो आपके पिलो के थ्रू आपके फेस पर ट्रांसफर हो रही होती है, तो वो भी अक्सर आपके चेहरे की बीमारियों की वजह बनती है। और बाहर की जो ये धुआं हो गया या स्मोक वगैरह, इस तरह का इफेक्ट ये भी डालती हर है? एक चीज़ की प्रोटेक्शन होती है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आजकल के हिसाब से आपको 4 to 5 लेयर तो मिनिमम आपके फेस पे होनी चाहिए, जैसे कि टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक। अगर आप दिन में निकल रहे हैं तो आप लोग सनब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें जिस टाइम पे सूरज होता है, और अगर आप रात में बाहर निकल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एक अच्छा मॉइस्चराइजर या लोशन आप फेस पे लाजमी अप्लाई करें, जो कि आपकी जिल्द को एक तय जो है एक मुहैया लेयर बन करे। जाए। हाँ, एक तय बना देगा जो कि आपको बाहर की चीज़ों से जो गंद है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कम होगा, और रात को सोने से पहले एक अच्छा फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, स्किन केयर के लिए। अच्छा, एस्थेटिक्स को लेके ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि मिडिल क्लास लाइक मेरे जैसा बंदा भी उसको अफोर्ड कर सके? एस्थेटिक नो डाउट एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, लेकिन इसमें क्वालिटीज होती हैं। जैसे आप देखिए, आपको मार्केट में एक 300 का भी साबुन मिलता है और एक आपको 3000 का भी साबुन मिलेगा। इसी तरह एस्थेटिक में भी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं। कुछ चीज़ें लो प्राइस में भी बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, और कुछ एक्सपेंसिव में भी सिर्फ ऊंची दुकान फीका पकवान होती हैं। वो फिर आपके डॉक्टर की वो है कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट चूज करता है। तो अगर आप मेरे सेटअप की बात करें तो हमारे पास हमने 2 से 3 हमारे पास पैकेजेस हमने रखे हुए हैं, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अपने गोल्ड पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग भी आके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ओके, बेसिक ट्रीटमेंट की आप बात कर रही हैं, तो कुछ नाम आप बता दें हमें कि कौन कौन से करवाना चाहिए? जो बेसिक है, जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपकी रेंज में आने वाले जो कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनमें पीआरपी है, हाइड्राफेशियल है, माइक्रोनीडलिंग है, मिजोथेरेपी है और केमिकल पील है। ये डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा किए जाने वाले प्रोसीजर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनके बारे में पूछते हैं, और ये आपकी इकोनॉमिकल रेट से लेकर आपको एक्सपेंसिव रेट तक अवेलेबल होती हैं ये सारी चीज़ें। चलिए 1 to 1 हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि पीआरपी क्या है। बेसिकली पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, जो कि आपके अपना खून लेके उसको प्रोसेस किया जाता है मशीनों के अंदर से, और एक स्पेसिफिक किस्म का ग्रोथ फैक्टर निकाला जाता है जिसे येलो गोल्ड कहते हैं। उसे आपकी स्किन पे जब इंजेक्ट किया जाता है तो वो माइक्रो ट्रॉमा बनाता है आपकी स्किन में, मतलब जख्म बनाता है, और साथ ही हम ग्रोथ फैक्टर इंजेक्ट कर देते हैं। तो जो जिस्म है उसको हील करने के लिए बॉडी अपना मैकेनिज्म एक्टिव करती है, और ग्रोथ फैक्टर जो कि 3 महीने में बनना होता है वो हम इंस्टेंट ही उसको साथ ही ऐड कर देते हैं बॉडी में। तो क्या होता है, अगर आपकी जो एंटी एजिंग है, जो मुंह पे छाइयाँ आ रही हैं, छोटी छोटी रिंकल्स बन रहे हैं, वो उनको बेहतर करता है। तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइटन हो जाती है क्योंकि कोलेजन बनता है। बेसिकली हमारी जो स्किन, हेयर और नेल्स है वो कोलेजन से बने हुए हैं। तो ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, इनका जो मेन पर्पस होता है वो कोलेजन बनाना होता है बॉडी के अंदर। जब कोलेजन बनता है तो हमारी स्किन उसमें खिंचाव आता है, वो उसमें फ्रेशनेस आती है, नई स्किन बनती है। तो स्किन बहुत हाइड्रेटेड, आपकी एक स्मूथर स्किन के लिए अफेक्ट किए जाते हैं। इनके कम से कम 3 से 4 सेशन किए जाते हैं। वो आपके डॉक्टर आपके पेशेंट की, जो उनका क्लाइंट है, उसकी स्किन को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो एक ही पीआरपी को ज़्यादातर डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोई कहेगा कि उस डॉक्टर ने तो इस प्रोसीजर, जैसे मुझे तो एक्ने थी तो मेरी उन्होंने एक पील की, और आप कह रहे हैं पीआरपी करें, तो हर एक की स्किन को देखते हुए उसके लिहाज से डिसाइड किया जाता है कि पीआरपी करें या ना करें। तो पीआरपी जो है वो सबसे सेफेस्ट है, इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और आपका अपना ब्लड है। तो जितने ये मेरा फेवरेट प्रोसीजर है, आई थिंक इससे ज़्यादा फेवरेट प्रोसीजर कोई और नहीं हो सकता मेरा। आपने कहा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसी तो कोई चीज़ भी नहीं है जैसे कुछ कुछ ना कुछ तो मतलब साइड इफेक्ट रहता ही रहता है। देखिए, जब आपको एक चीज़ इंजेक्ट की जा रही है, इंजेक्शन है, तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको ब्लूजिंग हो सकती है। हाँ, अगर आपने किसी नाड़ी से काम करवाया है तो आपकी फेशियल नर्व डैमेज हो जाए तो आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है, आपकी आंख के अंदर ब्रेक हो सकता है। तो इसके लिए आप थोड़े खिलाड़ी के पास जाएं, नाड़ी के पास ना जाएं।
तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन जो है इस चीज़ के लिए सर्टिफाइड है, कौन ये काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। और इसके अगर मैक्सिमम भी आपके मुंह पे ब्रूस बन जाएगा तो विद इन 15 डेज चला जाएगा, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं वो इतने अच्छे आएंगे कि वो अगर आपको छोटा सा ब्रूस है वो आपको बुरा नहीं लगेगा, कि वो इतना अच्छा आपको फेस पे लिफ्टिंग और ग्लो और एंटी एजिंग इफेक्ट देगा कि आप उसको खुश होंगे इसके प्रोसीजर से। अनाड़ी या खिलाड़ी की पहचान कैसे करें? हर दूसरी दुकान तो खुली हुई है बीआरपी की और एस्थेटिक्स की। देखिए, आपने सबसे पहले तो उनके पास जाके आप डिग्रीज देखा करें लगी हुई होती हैं, और आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले जाने से पहले अपने आसपास लोगों से जिन्होंने प्रोसीजर करवाए हैं उनके रिव्यू जरूर लिया करें, ठीक है? क्योंकि एक होता है जो पेशेंट टू पेशेंट रिव्यू होता है वो बहुत मैटर करता है। आप उनकी वर्क देखें, उनका पेज देखें, जो डॉक्टर बैठा होगा उसकी डिग्रीज लगी नहीं होंगी और वो अपनी डिग्री को बताएगा, प्रॉपर डॉक्टर लिखा हुआ होगा। और इसी तरह अगर आप जैसे पीआरपी का बात करें, लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो बिल्कुल जिनके ऐसा बाल ही गिर है। रहे हैं तो उनके लिए पीआरपी एक नेमत उन से लोगों कम में नहीं मैं है। भी शामिल हूँ। ये इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। कई लोगों के जो सर में बाल मौजूद है वो पीआरपी की बदौलत ही है। ठीक है। अच्छा, बीआरपी का तो हो गया। केमिकल पील की तरफ जाए तो वो क्या चीज़ है? केमिकल पील होता है, एक स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनको आपकी स्किन पे लगाया जाता है। अब देखिए, धूप की गर्मी की वजह से आप बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, वो धूल की तहें, वो डेड स्किन, ठीक है, नई स्किन बनने का प्रोसेस स्लो हुआ हुआ होता है, लोग ऐसे क्लिनजिंग नहीं कर रहे होते, तो इसके थ्रू डेड स्किन को ये उतार देती है स्किन के ऊपर से। जैसे ही डेड स्किन उतरती है तो स्किन अपनी एक्टिविटी तेज कर देती है कि स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो नई स्किन बनने का अमल बहुत जल्द तेज हो जाता है स्किन के अंदर। उससे जो नई स्किन आती है, अगर आपके चेहरे में छाइयां वगैरह है तो छाइयां भी कम हो जाती हैं। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं पील्स की भी, कुछ एंटी एजिंग होती हैं, कुछ आपकी छाइयों के लिए होती हैं, कुछ आपकी वाइटनिंग के इफेक्ट के लिए होती हैं। तो उसमें स्किन के अकॉर्डिंग अगर दाने हो, एक्टिव एक्नी है, इतने बड़े बड़े फोड़े बने हुए हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कि आप लोग केमिकल पील्स की तरफ जाएं। उसकी सेपरेट किस्म की पील है, तो वो एक डिफरेंट वैरायटी होती है हमारे पास, जो कि आपकी स्किन को देखते हुए हम सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए कोई एहतियात भी फिर करनी पड़ेगी? इसकी एहतियात ये होती है कि एक तो आपको सनब्लॉक लाजमी यूज करना चाहिए। वो तो आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे, आपको करवाना है, आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है धूप को एटलीस्ट 3 to 4 डेज। वैसे तो वीक कहा जाता है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता, तो आप 3 to 4 डेज अवॉइड करें। अगर जाना बहुत जरूरी है तो सनब्लॉक जरूर लगाएं। और उसमें ये होता है कि आप पील कौन सी यूज कर रहे हैं। कुछ लोकल पील्स होती हैं जो कि फेस को जला देती हैं बहुत बुरी तरह से भी, ठीक है? तो आपका ऐसा कोई भी फॉरेन से प्रोसीजर हो जाता है तो आप सबसे पहले जो आपका डॉक्टर का गिवन नंबर होता है क्लिनिक, आप उस पर टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया करेंगे हमारे साथ ये इशू हो गया है, वो उसको ठीक करना उन्हीं का काम है और बर्न नहीं होती। माशाल्लाह सेफ प्रोसीजर्स हैं बहुत। हाइड्रा फेशियल की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या क्या प्रोसीजर है इसका? अच्छा, हाइड्रा फेशियल जो है ना, बेसिकली हाइड्रा फेशियल आपकी स्किन, जैसे नाम जाहिर करे, हाइड्रेट, स्किन को आपके हाइड्रेट करता है, स्किन को आपकी अंदर से साफ करता है। एक ऐसा प्रोसीजर है कि स्किन के अंदर से सीरम गुजार के अंदर से सफाई कर ली जाती है स्किन की। ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, आपके फेस को लिफ्टिंग इफेक्ट देता है। और जैसे आजकल बहुत खुश्की हुई हुई है तो सीरम आपके फेस पे जब लगते हैं तो वो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं। प्लस इसके साथ एलईडी लाइट आती है जिसके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। कोई आपकी एंटी एजिंग है, कोई आपकी इन्फ्लेमेशन को हील करेगी, और कुछ आपको जो है ना थोड़ा कामनेस और सूदिंग का इफेक्ट देंगी। तो हाइड्रा फेशियल जो है वो बेसिकली जो मेडिकल ग्रेड हाइड्रा फेशियल होता है उस पर जाना चाहिए। बेसिकली लोग सैलून से जब करवा रहे होते हैं तो वो 4-5 किस्म की क्रीम्स लेके और आपको ऊपर अल्ट्रासाउंड जेल की जगह वो क्या कर रहे होते हैं कि क्रीम्स लगा देते हैं जिनमें ऑलरेडी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्किन के लिए सेफ नहीं होते, और वो साथ अल्ट्रासाउंड प्रोब यूज करते हैं। वही केमिकल आपके फेस के अंदर इंजेक्शन दे के वो अंदर उन्हें इंजेक्ट ही करने वाला काम कर दिया। मतलब सैलून से अवॉइड करना चाहिए। वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उस टाइम इंस्टेंट आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, जब आप सैलून से करवाते हैं इंस्टेंट आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, लेकिन 3 से 4 महीने बाद आपको फील होगा कि आपकी स्किन जो है वो लटकना शुरू होगी, क्योंकि उसमें इतनी सक्शन पावर होती है। वैसे नॉर्मली जो सैलून बेस्ड हाइड्रा फेशियल होते हैं वो डुअल पैम्प होते हैं, उनमें इतनी सक्शन पावर नहीं होती। लेकिन अगर किसी के पास अच्छी मशीन आ गई है तो वो स्किन को इतना खींच लेते हैं कि आपकी स्किन के अंदर लाइनें आना, आपकी स्किन लटकना और स्किन के अंदर छाइयां आना बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो मेडिकल ग्रेड हाइड्रा फेशियल जो क्लिनिक्स में किया जाता है उसमें इस तरह की चीजें अवॉइड की जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसमें स्किन पॉलिश के नाम पे ब्लीच कर रहे होते हैं, तो आप ब्लीच को अवॉइड करवाएं। आप जब भी हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं आपके माइंड में रखें कि हाइड्रा फेशियल आपकी स्किन को साफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्लीन करने के लिए, लिफ्टिंग के लिए। अगर आपको एक 4000-5000 का बेसिक हाइड्रा फेशियल गोरा कर रहा है तो फिर उसके अंदर स्टेरॉइड है, वो चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है।
तो हाइड्रा फेशियल करवाते हुए आप याद रखें कि जो हम हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं ये स्किन को वाइट नहीं करेगा। अगर आपने वाइट होना है तो उसके लिए आपको एडिशनल ट्रीटमेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा, या आपकी ग्लो ड्रिप होगी, या आपकी केमिकल पील होगी, या आपकी वाइटनिंग मीजो होगी। एक सिंपल हाइड्रा फेशियल आपने करवाया और आप गोरे हो गए तो यकीनन आपके साथ या स्टेरॉइड यूज हुआ है, या तो फिर आपके फेस पे ब्लीच की गई हुआ है। है मतलब जी, वो उनका आपके फेस पे ब्लीच ऐड की गई है और वो पीलाहट जो आपके फेस पे गोरा रंग लग रहा है वो सिर्फ उसकी वजह से है। ठीक है। ये फेस से जो बाल को रिमूव किया जाता है, ये कौन सी ट्रीटमेंट है और किस तरीके से की जाती है? इसको लेजर हेयर रिमूवल कहा जाता है। और बेसिकली लोग कहते हैं कि लेजर के बाद शायद बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इट्स लेजर हेयर रिडक्शन। इसमें आपके जो बालों की ग्रोथ है वो इतनी कम हो जाती है, इसे कहते हैं रुआं। आपके बाल इतने रुआं हो जाते हैं कि वो फेस में फील नहीं होते। अगर आपके बाल खत्म हो गए तो आप समझे आपकी लाइफ ही खत्म है। अब इसमें भी डिफरेंट जो है ना टाइप्स होती हैं। कुछ आईपीएल लेजर होते हैं, कुछ उसमें डायोड लेजर होता है, लेकिन ज्यादातर जो स्किन हेयर रिमूवल के लिए पसंद किया जाता है, जो प्रेफर किया जाता है, वो डायोड लेजर है। उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उनकी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हर स्किन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जाता है। मुकम्मल बाल खत्म नहीं होते फेस से? मुकम्मल बाल खत्म हो गए तो आप कहेंगे आप ये एक हो नहीं सकता ना, मतलब जब नार्मली तक ग्रोथ जो में है ना वो उनकी ये कम हो जाती है। बहुत कम हो जाती है, इतनी कम कि वो फेस पे फील ही नहीं होते। ठीक है, आपके बाल कभी भी खत्म नहीं होंगे। वो ये होता है कि फिर आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, एक टचअप सेशन के बाद, जब आपके बाल 6 सेशन मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपके हार्मोन्स का इशू नहीं है। ये जैसे सेशन कि 1 महीने के बाद होता है? 1 महीने के बाद होता है। कुछ लोगों में जब आपके 4 से 5 सेशन के बाद जो है, जो लास्ट सेशन होता है अक्सर वो 1.5 महीने या 2 महीने में भी चले जाते हैं, इतनी ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन जिन लोगों का हार्मोन्स का इशू है, अचानक से आपका वजन बढ़ गया और एकदम से सही मोटे बाल निकल आए हैं, लेडीज में भी बहुत ज्यादा चिन पे बाल आ गए हैं, तो ऐसे ये ही। हार्मोनल इशू हो सकता है। आप लेजर के जितने भी सेशन करवाने आपके बाल नहीं जाएंगे जब तक आप अपना वेट रिड्यूस नहीं करेंगे और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप लेजर करवाने हैं तो उससे पहले आपको साथ साथ अपने हार्मोन्स को भी बेटर करना है। ठीक है। आपने मेसोथेरेपी की बात की थी, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? जी, मेसोथेरेपी में बेसिकली हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड पेन होता है, उसके आगे स्पेसिफिक नीडल्स लगी होती है, या तो वो 12 नंबर की होती है या वो 36 नंबर 36 नंबर की नीडल होती है। वो एक खास किस्म के मेडिकेटेड सीरम्स होते हैं, जैसे समझिए आप ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी को मेलाज्मा है, छाइयाँ हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक किस्म का होता है। किसी को जो है एंटी एजिंग चाहिए तो स्पेसिफिक किस्म के सीरम्स होते हैं, उनको स्किन पे लगा के उस पैक के साथ उनको स्किन में इन्फ्यूज करवाया जाता है, जो कि पूरी स्किन के लिए ना आपकी एक समझिए कि एक बराबर मिकदार में मेडिसिन जो है वो इन्फ्यूज हो जाती है बॉडी के अंदर, आपके फेस के अंदर। और फिर उसको जो है वो लिफ्टिंग भी देती है, वो एंटी एजिंग भी होती है। और उसमें जो माइक्रो नीडलिंग होती है वो तो आपके पीआरपी के साथ की जाती है, लेकिन मीजो के अंदर हम स्पेशल बूस्टर्स ऐड करते हैं जो कि स्किन के ट्रीटमेंट्स के लिए हेल्प आउट करते हैं। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। कुछ कोरियन होते हैं, कुछ हमारे पास यूरोपियन होते हैं। बेसिकली जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अफोर्डेबल है या नहीं है? अफोर्डेबल ये है कि डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कोरियन होते हैं उनकी प्रोडक्ट प्राइस थोड़ी लो होती है। यूरोपियन प्रोडक्ट होती है क्योंकि सारी इम्पोर्ट है, इधर डॉलर ऊपर जाता है, प्राइस ज्यादा जा हो ना हो, पाकिस्तान में आपको प्राइस प्रोडक्ट की एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इनकी जो प्राइसेस है वो भी फ्लक्चुएट करती रहती हैं, कभी डॉलर ऊपर जा रहा है का हमारा, तो प्रोडक्ट की प्राइस हमें उसके अकॉर्डिंग होती है। मतलब आम बंदा अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर उसकी क्या क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज हो जाता है? नहीं, क्वालिटी पे ये है कि अगर आप बेसिक, आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। बेसिकली लोग होते हैं, अगर आप देखिए एक ऐसा इंसान है जिसकी स्किन खराब हुई हुई है कोई 4-5 साल से, और वो आके कहे कि मुझे एक सेशन में आप ठीक कर दें, तो ऐसा तो नहीं होता। अगर उसकी एज 20-25 साल है तो उसको बेसिक मिनिमम प्रोसीजर्स पे रखा जाता है, जैसे पीआरपी पे और केमिकल पील पे, या मीजो पे भी। मीजो पे मोस्टली लेटर ही किया जाता है केमिकल पील, और इसको ना पीआरपी से मोस्टली हम रिकवर कर लेते हैं। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स की तरफ जाएं तो फिर तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, 80,000 इवन 180 का भी प्रोसीजर्स है। ये जो प्रोसीजर्स है 5,000 से स्टार्ट होते हैं, 20,000 15,000 तक जाते हैं। लेकिन जो 5,000 वाले प्रोसीजर्स हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। डिफरेंट आजकल आपको पता है क्लिनिक्स है, डील्स चल रही होती हैं, तो उसमें आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन आपकी स्किन कंडीशन पे, अगर आपकी स्किन बहुत खराब है और आप एक सेशन में चाह रहे हैं कि मैं एक सेशन करवाऊंगा 3,000 दूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। अगर आपने स्किन को ठीक करना है तो अपनी स्किन के साथ
जल्दी वाला काम मत करें। हाँ, जाहिर बात है, 25-30 साल लगाए हैं आपने स्किन को बिगाड़ने में, तो फिर टाइम लगेगा उसको ऐसा सुधारने ही में। जिसको आपने बिगाड़ा फिलर्स का है। क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा, फिलर्स एक स्पेसिफिक किस्म का मटेरियल होता है जो कि अर्जेंट रिजल्ट्स के लिए मोस्टली यूज करते हैं। जैसे किसी का बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है और उनके पास टाइम नहीं है कि वो पीआरपी के सेशंस लें और उसको मेंटेन कर सकें, तो उनके लिए फिलर्स किए जाते हैं। इसी तरह किसी के नेज़ोलेबियल फोल्ड है, नाक के साथ लाइनें बन रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल फैट होता है। 30 के बाद मोस्टली क्या होता है कि फैट जो है आपका कम होना शुरू हो जाता है, तो स्किन लटक जाती है। उसको फिल करने के लिए यहाँ पे लोग फिलर ऐड कर देते हैं ताकि स्किन को थोड़ा लिफ्ट मिल जाए। इसी तरह लोग लिप फिलर्स करवाते हैं, अंडर आई फिलर करवाए जाते हैं, चिन फिलर, जिन लोगों की चिन छोटी होती है तो वो चिन फिलर करवा के वो आराम से 4 से 6 महीने, और कुछ ऐसे फिलर्स हैं जो कि 2-2.5 साल भी स्टे करते हैं। तो आपकी चिन इनहेंस हो सकती है, आपके लिप इनहेंस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरी आंखें, खड्डे बन चुके हैं आंखों के नीचे, तो वो फिलर से ठीक हो सकते हैं। आपके पिचके हुए गाल हैं तो वो फिलर्स उसमें यूज होते हैं। इन सिंपल कि आप बूढ़े नहीं नजर आएंगे। आपको जवान नजर आना है तो फिलर्स और बोटॉक्स आपके लिए एग्जाम्पल है। बोटॉक्स भी आप क्या क्या बोटॉक्स ये एक बेसिकली एक केमिकल है जो कि आपके रिंकल्स जब बन रहे होते हैं, चेहरे पे लाइनें आ जाती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, तो वहां पे इंजेक्ट किया जाता है, जो कि कुछ अरसे के लिए आपका जो मसल होता है उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, यानी कि डेड कर देता है मसल को कुछ अरसे के लिए। उसकी वजह से कि आपका बिल्कुल झुर्रियों के बगैर आपका फेस नजर आता है। वेल मैम, आप अपनी क्लिनिक पे कौन कौन सी सर्विसेज दे रही हैं? अच्छा, अभी तक तो हमारी क्लिनिक में जो है इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स चल रहे थे, जैसे कि पीआरपी, हाइड्रा फेशियल, लेजर हेयर रिमूवल, मीजोथेरेपी, फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स। थ्रेड्स के बारे में हम बात नहीं कर सके लेकिन हमने क्योंकि बेसिक रखा था। लेकिन अभी हमारे पास वहाँ की फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन सिटी एस्थेटिक एंड फिजियो पे अवेलेबल हैं, जो कि ऐसे लोग जो जिनके कभी बहुत पहले बचपन में कोई निशान बना था और स्कार बन गया, जो कि इन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकता, तो उनको सर्जरी रिक्वायर्ड है, तो उनको पिंडी इस्लामाबाद जाना नहीं पड़ेगा। हमारे पास प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल है। किसी का कोई ऐसा जिस्म जल गया था और अभी वो जला हुआ जख्म वो ठीक नहीं हो रहा, उसकी सर्विसेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। प्लस ऐसे लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको शुगर की वजह से पाँव पे जख्म है, या वो लोग जो बिस्तर पे काफी अर्से से पड़े हुए हैं, उनकी कमर पे, उनकी कोहनियों पे, उनके सर के पीछे के हिस्से पे अगर जख्म बन गया तो उनके इलाज के लिए हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है। तो अब हमारे पास बेसिक एस्थेटिक से लेके सर्जिकल एस्थेटिक तक की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो जो चीजें अभी हमने यहाँ पे आपसे उगलवाई हैं वो सारी आप सर्विसेज दे वो रही हैं? सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। प्लस अभी हम हेयर ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट करने वाले हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी एक चीज रह गई है। अक्सर लोग हेयर ट्रांसप्लांट बहुत जल्दी उम्र में करवा लेते हैं, 20 साल तो में भी कुछ करवा लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं 25 साल 26 साल में ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, 32 साल में वो दोबारा फिर से उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? वो इसलिए कि जिन लोगों के बालों का हमारे 7 लेवल होते हैं बाल गिरने की, इनिशियली स्टार्ट होता है इन साइड से हमारे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, शुरू में हेयर लाइन बनवा दी, फिर दरमियान वाला एरिया चला जाता है। तो जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवाना ही है तो द लेटर द बेटर, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपके बाल गिरेंगे। तो बेहतर है कि आप उसको पीआरपी के साथ, एक्सोसोम्स के साथ, स्कैल्प थ्रेड्स के साथ जितना आप डिले कर सकते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट को आप डिले करें। जब आपकी उम्र 32 साल या 35 साल हो जाए, आपके मैक्सिमम हेयर फॉल हो चुका है, जिसको आपने स्टॉप करना था कर लिया है, तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। क्योंकि देखिए, अगर आपने जो बाल गिरने का अमल है उसको रोका ही नहीं, उसको ठीक किया ही नहीं और आपने ट्रांसप्लांट करवा दिया, तो बाल गिरेंगे ही ना। तो पहले आपने उसको मसले को हल करना है कि बाल गिर क्यों रहा है, उस मसले को ठीक करें और फिर ट्रांसप्लांट की तरफ। बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि बाल गिरते ही क्यों हैं। ऐसा ही है। फिर तभी उसकी अब उसमें ट्रीटमेंट कुछ होती है। जेनेटिक काजेस हैं। आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा मेन फैक्टर है हमारे पास, कि आपके बाल गिर रहे हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, मोबाइल पे लगे हुए हैं, देख रहे हैं, अजीबोगरीब न्यूज हर टाइम चल रही होती है। उसके बाद घर में लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है, परेशानियां हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग वॉक नहीं करते। तो जब आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी होती है ट्रीटमेंट्स के साथ, मतलब एक दिन आप आए हैं और आपने ट्रीटमेंट करवाया और अगले दिन आप धूप में घूम रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो कोई फायदा नहीं है। इवन लोग आते हैं, जरूरी है, बॉयज आते हैं, हाइड्रा फेशियल करवाते हैं, उस टाइम तो बड़े चमक जाते हैं, 3-4 दिन वो चमक रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं हम तो डबल टैन हो गए। देखिए, आपकी स्किन बिल्कुल ऐसी होगी जैसे एक फ्रेश स्किन होती है, ठीक है। इसके ऊपर से डस्ट रिमूव होगी है, डेड स्किन रिमूव हो गई है, तो अब इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब आप बाहर जाएं, जरूर जाएं, एक अच्छा सनब्लॉक लगाएं और उसके साथ आप बाहर जाएं, आपकी स्किन सेफ रहेगी। वरना आप आफ्टर केयर नहीं करें तो आप जितने प्रोसीजर करवा लें आपकी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये एक और बड़ा इशू है कि अर्ली एज में बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, ये क्या रीजन हो सकती है? अच्छा, इसकी भी डिफरेंट आपकी ना डिफिशियंसीज हो सकती हैं, ठीक है। या आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है, फॉलिक एसिड की हो सकती है, और कुछ केसेस में होता है जेनेटिक होता है, ठीक है। आपके बाल अगर सफ़ेद हो गए हैं तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है।
अगर कुछ स्पेसिफिक आपके टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका हमें फील हो रहा है कि स्पेसिफिक जिंक की डिफिशिएंसी है या फॉलिक एसिड की है, वो मेडिसिन दी जाती है। कुछ लोगों में रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर बात वही है कि पहले आपका हमें इंडिकेट करना पड़ता है कि वजह क्या है। अच्छा चलें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली है। अगर आपकी सर्विसेज कोई लेना चाह रहा है जिसने पॉडकास्ट देखी है, तो उसको हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से क्या डिस्काउंट मिलेगा? आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम 15% डिस्काउंट ऑफर करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी है कि आपको 15% हमने डिस्काउंट ले दिया है। अभी आपने पॉडकास्ट जैसे ही ख़त्म होती है तो आपने सीधा जाना है सिटी एस्थेटिक क्लिनिक के ऊपर। ये कहाँ पे है? सिटी सेटिंग एंड फिजियो सिटी बिजनेस आइकन 2, ये न्यू सिटी मेन रोड पे है, ए ब्लॉक पे, न्यू सिटी फेज 2 मार्केट में, तंदूरी के साथ है बिल्कुल बेसिक। वैसे ये तंदूरी से होते हुए ये साथ जलते जाएं और साथ में एस्थेटिक पे चले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।